गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर यह तीसरा वीडियो होगा। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने भारत में जो गरम दल और नरम दल के जो योगदान है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो गरम दल और नरम दल के योगदान है, उसको हम लोगों ने देखा है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग 1885 से लेकर के और 1905 तक के बीच के घटना को देखेंगे। ये समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत ही शुरुआती समय था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने आगे के रास्ता को तय किया। इसमें हम लोग जिस टॉपिक को लेकर चलेंगे उसमें होगा कांग्रेस का इतिहास, है ना, ठीक है ना। उसमें हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ और उसके बारे में ब्रीफ बात को हम लोग फटाफट देखेंगे, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दूसरी बात इस सेशन में हम लोग करेंगे वो होगा बंगाल विभाजन, ठीक है ना। बंगाल विभाजन भारत के एक नई शताब्दी में, ठीक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी और बंगाल विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया दिशा दिया। तो आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए कांग्रेस का इतिहास, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कांग्रेस के गठन के पहले भी भारत में कई राजनीतिक संस्थाएं थी, लेकिन उनकी क्रियाकलाप, उनके एक्टिविटीज जो थे बहुत ही सीमित वर्गों तक और सीमित क्षेत्र तक थे। लेकिन उन्होंने जनमानस को, भारतीय जनमानस को, है ना, जागरूकता फैलाई, लेकिन उनका लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं था, ठीक है ना। उनके जो स्कोप थे, उनके जो एक्टिविटी के स्कोप थे वो काफी लिमिटेड थे, ठीक है। तो कुछ कांग्रेस के पहले के कुछ संस्थाओं को हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो पूर्ववर्ती संस्थाओं में जो मुख्य संस्थाएं थी वो कौन कौन सी संस्थाएं थी, थोड़ा सा देख लिया जाए। जो राजनीतिक संस्थाएं जो कांग्रेस के पहले जो आई थी भारत के अंदर, वो कौन कौन सी संस्थाएं थी। उसमें जो इंपॉर्टेंट जो संस्था है कांग्रेस के पहले वाली संस्था में, वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। वह है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है ना। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये कांग्रेस के पहले की संस्था थी, जिसको स्थापित किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। 1866 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद की जो संस्थाएं थी उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। आगे की संस्था क्या क्या है, आगे की संस्था को हम लोग देखते हैं। नंबर 2 देखिए, उसमें था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट ये संस्था थी कांग्रेस के पहले की संस्था, इंडियन एसोसिएशन। और इसको स्थापित करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका जो गठन काल था वो था 1876 में था। इसके बाद हम लगाते हैं मद्रास महाजन सभा, है ना। इसके बाद का जो तीसरा जो संगठन था वो था मद्रास महाजन सभा। अब चूंकि इसके नाम में मद्रास लगा है तो जाहिर सी बात है कि साउथ इंडियन होंगे, ठीक है ना। और इसके जो संस्थापक भी उसी क्षेत्र के होंगे। इसका जो संस्थापना काल था वो था 1884 में, ठीक है ना। ये कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं थी, ठीक है ना। और इसके जो संस्थापक थे शॉर्ट में लिखो तो अय्यर, ठीक है, आनंद चार्लू। इसके जो संस्थापक थे वो थे अय्यर, आनंद चार्लू और एवी राघवाचारी। इसके बाद की जो संस्था थी, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी, वो थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, एसोसिएशन। चलिए, इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। इसको शॉर्ट में हम तैयब जी लिख सकते हैं, तैयब जी, ठीक है ना। चलिए, तैयब जी प्लस इसमें हम ले लेते हैं तैयब जी के बाद फिरोज शाह मेहता। तो इन लोगों ने मिल करके, आप ऐसे समझिए ना, ये संस्थाएं की मतलब के स्थापना किए थे केटी तैलंग। तो ये कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं थी, ठीक है ना, जिसमें इंडियन एसोसिएशन का बाद में ना कांग्रेस में विलय हो गया था। ये बाद में ना ये कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। तो इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं थी जो कि कांग्रेस के पहले की संस्थाएं थी, लेकिन इनके कार्यकलाप बहुत सीमित थे।
1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कांग्रेस की तरफ आते हैं, कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है थोड़ा सा उसको देखा जाए। तो कांग्रेस का इतिहास हम लोग ब्रीफ में देखते हैं। चलिए इसका जो संस्थापना साल था, जो संस्थापना वर्ष था इसका, वो था 1885। संस्थापक का नाम क्या था जिसने की संस्थापित किया था इसको? तो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। आप ऐसे समझिए ए ह्यूम ने इसको स्थापित किया था। चलिए ये इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बंबई में, ठीक है ना, जो कि आज मुंबई है। तो बंबई में हुआ था, बंबई में हुआ था। और क्या कहते हैं, यह हालांकि पहले पूना में होने वाला था। यह जो अधिवेशन था ना, यह पहले पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण यह बंबई में यह इसका पहला अधिवेशन हुआ। यह पहले पूना में होने वाला था। चलिए होने वाला था, आप ऐसे समझिए। चलिए ये पहले पूना में होने वाला था। इसका जो पहला अध्यक्ष थे, पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, किसकी अध्यक्षता में इसकी ये जो पहला अधिवेशन हुआ था, तो वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और इसमें जो कुल 72 लोग उपस्थित हुए थे, है ना, 72 लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें ज्यादातर वकील थे, उपस्थित हुए थे। तो ये पहला ये अधिवेशन के बारे में बात हुई। इसका स्थापना वर्ष था 1885। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। इसका पहला जो अधिवेशन था वो बंबई में हुआ, हालांकि ये पहले पूना में होने वाला था। इसके अध्यक्ष जो पहले जो अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और इसमें 72 लोग शामिल हुए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय जो भारत के वायसराय थे वो डफरिन थे। इस समय जो भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन, वो थे लॉर्ड डफरिन। चलिए हम लोग बात को यहां से आगे लेके चलते हैं। अब इसका दूसरा अधिवेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहा, इसका जो दूसरा अधिवेशन अब चूंकि 85 में हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो दूसरा अधिवेशन जब हुआ होगा कांग्रेस का, तो दूसरा अधिवेशन 1886 में, ठीक है ना। जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो 1886 में कोलकाता में, ठीक है ना, कोलकाता में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर साल के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसमें इस अधिवेशन में मुख्य बात क्या थी? तो इसमें इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन, जो अभी मैंने बात किया सोमेश्वर बनर्जी का, वो विलय हो गया था कांग्रेस में, ठीक है ना। इस अधिवेशन में आप ऐसे समझे, इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ इस मतलब कि इस जो मतलब अधिवेशन का इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ? तो इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन का, ठीक है ना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब आप इसको समझिएगा, आईएनसी शॉर्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ना, वो कांग्रेस को ही शो करेगा। आईएनसी में विलय हो गया, आईएनसी में विलय हो गया। चलिए ये तो दूसरे अधिवेशन के बारे में बात है। थोड़ा सा और अधिवेशन को थोड़ा ले लेते हैं। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? अब एक साल आगे आएंगे तो 85, 86, 87, तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था, ठीक है ना। और ये बड़े बड़े शहरों में हो रहे थे। आप ऐसे समझिए, इनका जो अधिवेशन का जो शहर था ना, ये चारों तरफ, एक ही जगह नहीं, चारों तरफ इनके अधिवेशन हो रहे थे। और जो तीसरा जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ। इनका जो तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसमें? ये अध्यक्ष वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। आप ऐसे समझिए, इसके जो तीसरे जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये पहले मुस्लिम थे। आप ऐसे समझिए, ये पहले मुस्लिम थे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले, है ना। पहले ये मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम, है ना, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले ये पहले मुस्लिम थे। चलिए इसके बाद हम बात को आगे लेके चलते हैं। तो चौथा अधिवेशन, फोर्थ अधिवेशन, ये अब एक साल आप आगे जाइएगा तो आपको फोर्थ अधिवेशन मिलेगा 1885, 86, 87, 88, यानी कि आपको रटना नहीं, 1888 में, ठीक है ना, इलाहाबाद में हुआ, ठीक है ना, इलाहाबाद में हुआ।
और इसके जो अध्यक्ष थे ना वो कौन थे, जॉर्ज यूले। इसके जो अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में हुई, तो जॉर्ज यूले। तो एक यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उभर कर आता है कि पहला अंग्रेज, ठीक है ना, जिसने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की वो जॉर्ज यूले थे, ठीक है ना। ये पहले अंग्रेज थे, ठीक है ना, ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। चलिए कुछ और अंग्रेजों को देख लिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो वो देसी संगठन था, उसका अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कुछ और अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। समय समय पर थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। तो उन अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ठीक है ना, या यूरोपियन का लीजिए या अंग्रेज का लीजिए, चीजें की हैं। उसमें थे सर विलियम वेडनबर्ग, सर विलियम वेडनबर्ग, ठीक है ना। इन्होंने अध्यक्षता की 1889 के अधिवेशन और 1910 के अधिवेशन। तो 1889 का अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था और 1910 का अधिवेशन जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दो बार, आप ये समझिए कि ये दो बार अधिवेशन करने वाले एकमात्र अंग्रेज थे। जॉर्ज यूले एक बार किए, सर विलियम वेडनबर्ग ने 2 बार किए, ठीक है ना। इन्होंने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके अलावा जो हमारे और भी यूरोपियन थे उसमें थे अल्फ्रेड वेब, ठीक है ना। इन्होंने 1894 ईस्वी में, इनका जो अध्यक्षता जो साल था 1894 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। चलिए, ये कांग्रेस के इतिहास से संबंधित सवाल जरूर और जरूर आते हैं, चाहे जिस रूप से आए। ये समझिए कि कांग्रेस का इतिहास का मतलब है राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन को समझना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझना है तो कांग्रेस के इतिहास को समझना होगा। फिर हमारे एक नए जो और यूरोपियन थे वो थे हेनरी कॉटन थे, आप ऐसा समझिए। और हेनरी कॉटन जो थे वो 1904 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1904 की अध्यक्षता थी, ये बंबई में हुआ था, ये बंबई अधिवेशन के नाम से जाना जाता था। तो जॉर्ज यूले के अलावा वेडनबर्ग, है ना, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन ने मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बात जानते हैं कांग्रेस के इतिहास से संबंधित। तो केवल 3 महिला अब तक हुई, मतलब कि स्वतंत्रता मतलब कि प्राप्ति के समय, है ना, 1947 तक। उसके बाद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी बात जो है वो 1885 से लेकर के 1947 यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक कांग्रेस के इतिहास के बारे में बात है। उसके बाद क्या हुआ उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, मतलब कि 1947 तक 3 महिलाएं हुई जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, ठीक है ना। 3 महिलाएं, आप ऐसे समझिए, 3 महिलाएं थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और वो थी 3 महिलाएं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। चलिए, 3 महिलाएं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो कौन कौन थी? तो पहला जो थी 1917 में वो थी एनी बेसेंट, ठीक है ना। और ये कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। चलिए, इसके बाद आते हैं 1925 में, तो सरोजनी नायडू अगली बनी वो सरोजनी नायडू बनी, ठीक है ना। ये थे कानपुर अधिवेशन में, सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। कानपुर अधिवेशन, ये प्रथम इंडियन थी। देखिए, एनी बेसेंट तो इंडियन नहीं थी, ये प्रथम इंडियन थी सरोजनी नायडू। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये प्रथम भारतीय नारी थी, ये प्रथम भारतीय नारी थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। और तीसरा नाम आता है 1933 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, है ना, नेल्ली सेनगुप्ता। वो थी नेल्ली सेनगुप्ता, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। नेल्ली सेनगुप्ता ये तीसरी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। और ये कलकत्ता अधिवेशन था, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ये 3 महिलाएं थी जिन्होंने 1947 तक के दौरान, है ना, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। सबसे पहले एनी बेसेंट, इसके बाद सरोजनी नायडू,
प्रथम महिला, अगर सवाल है कि प्रथम महिला तो एनी बेसेंट, उसमें भारतीय और यूरोपियन के बारे में बात नहीं है। प्रथम महिला तो एनी बेसेंट, ये फर्स्ट लेडी थी। आप इनको समझिए कि ये फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। लेकिन प्रथम भारतीय कौन थी? प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू। और नेली सेन गुप्ता ये तीसरी थी जिन्होंने 1933 में कांग्रेस की अध्यक्षता की कोलकाता अधिवेशन में। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। चलिए, गांधी जी पहली बार कोलकाता अधिवेशन 1901 में भाग लिए थे, ठीक है ना। तो गांधी के बारे में बात करना जरूरी है। गांधी जी पहली बार 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में हिस्सा लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि केवल एक बार ही ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है ना। और ठीक है ना, गांधी जी केवल एक बार, है ना, बाकी लोग तो कई बार बने, लेकिन गांधी जी केवल एक बार, है ना, कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन, आप ऐसे समझिए, बेलगाम कर्नाटक में है, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है ना, में ये 1924 ईस्वी में ये अध्यक्ष बने, ठीक है ना। बेलगाम 1924 में अध्यक्ष बने थे। चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, है ना, ये कब शामिल हुए कांग्रेस अधिवेशन में? तो ये 1912 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए, ठीक है ना। एक तो गांधी जी के बारे में हो गया, गांधी जी भाग लिए थे 1901 में, अध्यक्ष बने 1924 में, और ये कहां के अध्यक्ष बने? तो बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के, ठीक है ना, बेलगाम कर्नाटक में है। थोड़ा नेहरू के बारे में देख लिया जाए, नेहरू की क्या स्थिति थी। तो जवाहरलाल नेहरू 1912 ईस्वी में बांकीपुर, बिहार में, है ना, बिहार में बांकीपुर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। तो अगर सीधा सादी बात किया जाए, जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये बांकीपुर अधिवेशन पटना में है, बांकीपुर अधिवेशन, ठीक है ना, में भाग लिए थे 1912 में, ठीक है ना, 1912 में। चलिए, और ये अध्यक्ष कब बने थे? अध्यक्षता इन्होंने कब की? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। देखिए, भाग लिए थे, ठीक है ना, भाग लिए 1912 में, उस समय अध्यक्षता नहीं की थी, उस समय भाग लिए थे, लेकिन अध्यक्ष कब बने? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए, ये मतलब अध्यक्ष बने थे। बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा जिन्ना के बारे में देख लेते हैं। जिन्ना जो थे 1913 के कांग्रेस अधिवेशन कराची में भाग लिए थे, ठीक है ना। थोड़ा सा जिन्ना के बारे में भी देख लिया जाए। जिन्ना का फर्स्ट पार्टिसिपेशन कब हुआ था? तो 1913 के, ठीक है ना, कराची अधिवेशन में इन्होंने भाग लिए थे, ठीक है ना, ये भाग लिए थे। चलिए, कुछ ऐसे भी साल हुए जिसमें कि कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इनका तो वार्षिक अधिवेशन होता था, लेकिन पहली बार, आप ऐसे समझिए, पहली बार 1930 में, और इसके बाद, ठीक है ना, सन 1935, सन 1941 से लेकर के लगातार आप ऐसे समझे 47 तक, 41, 42, 43 से लेकर 47 तक, है ना, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कुछ कारणों से कोई अधिवेशन नहीं हुआ। चलिए, तो ये साल थे, है ना, जिसमें कि किसी तरह के कांग्रेस द्वारा अधिवेशन नहीं किया गया। पहली बार जो है वो 1930 में। चलिए, बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है कि अब हम लोग ये देखेंगे कि कांग्रेस द्वारा क्या क्या मांग रखा गया, किस किस अधिवेशन में क्या क्या मांग रखा गया, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, कांग्रेस का जो पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है ना, 1906। देखिए, 1906 में कांग्रेस द्वारा, है ना, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता है ना, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, है ना, में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज का मांग किया गया, ठीक है ना। स्वराज शब्द सबसे पहले किस अधिवेशन में आया? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का जानना जरूरी है। तो इस समय थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है ना। चलिए, कुछ और हम लोग देखते हैं। पूर्ण स्वराज मांग, देखिए, पूर्ण स्वराज
मांग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूर्ण स्वराज मांग किस अधिवेशन में किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। और इस समय जो अध्यक्ष थे, हम यहां पर थोड़ा मेंशन करते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू थे। इस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। मौलिक अधिकारों की मांग, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में किया गया? तो 1931 में कराची अधिवेशन, आप ऐसा समझिए, कराची अधिवेशन में, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों की मांग किया गया। मौलिक अधिकारों की मांग किया गया। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना। अध्यक्ष थे सरदार पटेल, इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो सरदार पटेल इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए, कुछ थियरी दिया गया, कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई। कुछ लोगों का मानना था कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने बचाव के लिए कांग्रेस का स्थापना किया ताकि लोगों के असंतोष को वो पढ़ सके, ठीक है ना, कांग्रेस के माध्यम से। तो इसमें सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, आप ऐसे में सुरक्षा कवच, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, सेफ्टी वाल्व, आप ऐसे समझिए, सेफ्टी वाल्व, है ना, इसको आप हिंदी में समझते तो सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच का सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि अंग्रेजों ने अपने बचाव के लिए, है ना, सुरक्षा कवच के तौर पर कांग्रेस का गठन किया। इन्होंने एक बात और कहा कि जो कांग्रेस है ना, जो अखिल भारतीय कांग्रेस है, आईएनसी, वो डफरिन के दिमागी उपज था, ब्रेन चाइल्ड, ठीक है ना। तो कांग्रेस, सॉरी, कांग्रेस, ठीक है ना, डफरिन का दिमागी उपज है, दिमागी उपज है, यह भी कहा था लाला लाजपत राय ने। यह भी जो स्टेटमेंट था वो लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था, ठीक है ना। चलिए एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं, तो वो था तड़ित चालक। तड़ित चालक का स्टेटमेंट किसने दिया था कि कांग्रेस ने ए वही ह्यूम का इस्तेमाल क्यों किया अपने गठन के लिए? क्योंकि ए ह्यूम सरकारी अधिकारी थे, एक्स वो रिटायर सरकारी अधिकारी थे, वो अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों का ज्यादा अटैक तुरंत कांग्रेस पर न हो, इसलिए एक कवच के तौर पर उन्होंने तड़ित चालक के तौर पर ए ह्यूम का इस्तेमाल किया था। तो तड़ित चालक बहुत इंपॉर्टेंट है। तड़ित चालक जो है, ठीक है ना, इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो तड़ित चालक के, है ना, प्रोपाउंडर थे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कांग्रेस के इतिहास के बारे में क्या जाना, कांग्रेस का जो गठन हुआ 1885, ए ह्यूम जो थे वो इसके संस्थापक थे, ठीक है ना, ये अंग्रेज थे, रिटायर्ड ये ऑफिसर थे, ठीक है। इस समय जो क्या कहते हैं, इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, इंपॉर्टेंट बात है। जो पहली बार जो अध्यक्षता किए थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। देखिए ये सारा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें अनावश्यक बात नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ, इसमें इंडियन एसोसिएशन जो संस्था थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, वो विलय हो गया, ठीक है ना, इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया, आप ऐसे समझिए। 87 में हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें पहले मुस्लिम तैयब जी इसमें अध्यक्ष बने, ठीक है ना। ये 87 का जो अधिवेशन था इसलिए महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, 88 में क्या देखा, तो जॉर्ज यूले जो थे वो अध्यक्ष बने। ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके बाद वेडनबर्ग ने 2 बार किया, है ना, वेडनबर्ग ने 2 बार किया, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे और भी अंग्रेज, ठीक है ना, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ब्रीफ इतिहास रहा, ये पीटी पर्पस से, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं बंगाल विभाजन, जो दूसरा जो भारतीय इतिहास में जो घटना घटी एक नई शताब्दी में,
वो घटी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ने भारतीय जनमानस को झकझोर के रख दिया और इसने आगे के स्वतंत्रता क्रांति को एक कैटलिस्ट का काम किया, एक है ना, एक कैटलिस्ट का काम किया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, है ना, बंगाल विभाजन और इसके बाद स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना, बंगाल विभाजन और इसके बाद स्वदेशी आंदोलन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है वो होता है बंगाल विभाजन से, बंगाल विभाजन और प्लस स्वदेशी आंदोलन। चला जाए, देखिए सबसे पहले दिसंबर 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी सामने आई। बंगाल विभाजन की जो न्यूज, ये सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया वो दिसंबर 1903 में। चलिए दिसंबर 1903 ईस्वी में क्या हुआ, तो बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी मिली, ठीक है ना, कि हाँ बंगाल का विभाजन होने वाला है। बंगाल विभाजन प्रस्ताव सामने आया, ठीक है ना, हाँ सामने आया। आप ऐसे समझिए, ये कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ घटनाएं हैं, ठीक है ना, जो कि बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। चलिए ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात होगी कि 20 जुलाई, आप ऐसा समझिए, 1905 को, ठीक है ना, उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ, तो वो कर्जन के समय में हुआ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ना इग्नोर ना करें। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय वायसराय कौन थे बंगाल विभाजन के समय, तो कई बार एग्जाम समय में पूछा गया है, वो लॉर्ड कर्जन थे। तो 20 जुलाई 1905 को, ठीक है ना, शिमला में, आप ऐसे समझिए, शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, ठीक है ना, बंगाल विभाजन की घोषणा, ये 20 जुलाई, ये सब डेट आपको याद रखना है, ये सब लैंडमार्क डेट है भारतीय इतिहास में, ये सब बहुत ही लैंडमार्क डेट है। तो शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, ये था तारीख 20 जुलाई, ठीक है ना, घोषणा की गई। चलिए कुछ किताबों में आपको 19 जुलाई भी मिलेगा, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक डेट है वो है 20 जुलाई। चलिए तीसरा कि ये जो बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख से लागू हो गई, ये तो घोषणा डेट है कि बंगाल विभाजित होगा, ये आप जान लीजिए, ये घोषणा था 20 जुलाई को, लेकिन किस दिन वो घोषणा हो गई, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको बारे में देखते हैं। 16 विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905, बंगाल वाज डिवाइडेड, ठीक है ना, ये योजना लागू कर दी गई, है ना, बंगाल विभाजन योजना लागू हो गई, बंगाल विभाजन योजना लागू हो गई, ठीक है। तो इसका जो इंप्लीमेंटेशन साल था वो 1905 और 16 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है ना, इस दिन को शोक दिवस मनाया गया, ये 16 अक्टूबर का जो दिन था शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है ना। शोक दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए आगे के कुछ और हम लोग प्रोसेस को देखते हैं कि और क्या क्या हुआ। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात है कि बंगाल विभाजन का ये जो न्यूज है, ये जो समाचार है, ये जो खबर है, किस अखबार ने सबसे पहले फैलाया, तो कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है ना, कृष्ण कुमार मित्र का अखबार संजीवनी, आप ऐसे समझिए, ये संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र का जो अखबार था, ये पहला अखबार था जिसने बंटवारे की खबर को प्रकाशित किया, ठीक है ना। कृष्ण कुमार मित्र का अखबार संजीवनी, है ना, पहली बार बंटवारा, है ना, बंटवारा का खबर प्रकाशित किया। चलिए, और ये कृष्ण कुमार मित्र का यह अखबार था संजीवनी, जिसने की, है ना, बहिष्कार, है ना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कॉन्सेप्ट दिया, आप ऐसे समझिए, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, ये किसका ये सोचता, तो ये संजीवनी का ये देन था, ठीक है ना। संजीवनी ने, ठीक है ना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब तो बंगाल विभाजन हो गया। अब जब बंगाल विभाजन हुआ तो कितने टुकड़ों में हुआ, थोड़ा सा इसको देखा जाए। देखिए बंगाल विभाजन दो भागों में हुआ। प्रथम भाग में कौन कौन थे, तो पूर्वी बंगाल,
जो बंगाल था ये पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित हो गया। थोड़ा देखिए जाए, दूसरा को हम लोग WB लिखते हैं, वेस्ट बंगाल आप ऐसा समझिए, पश्चिमी बंगाल। चलिए, तो इसमें थे पूर्वी बंगाल में कौन कौन थे, तो पूर्वी बंगाल में थे आपके पूर्वी बंगाल और प्लस असम, ठीक है ना। और पश्चिमी बंगाल जो पश्चिमी भाग किया गया, इसमें कौन थे, तो इसमें थे बिहार और उड़ीसा। थोड़ा सा यहां से समझा जाए, बिहार और उड़ीसा थे। चलिए, इनका जो मतलब मुख्यालय था, ये कैपिटल कहिए है ना, इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी ढाका बनाया गया। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, कोई हौच पौच नहीं है। जो पूर्वी बंगाल का जो राजधानी ढाका बना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जो पश्चिमी बंगाल वो आज भी है, वह राजधानी कोलकाता, ठीक है ना। तो कलकत्ता को यह पश्चिमी बंगाल का राजधानी बनाया गया। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। यह था मुस्लिम बहुल क्षेत्र, आप ऐसा समझिए, यह था मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल, और ये जो पश्चिमी बंगाल उस समय था ये हिंदू बहुल क्षेत्र। तो एक तरह से धार्मिक विभाजन भी हो गया। चलिए, अब इससे जुड़ी हुई कुछ और बातों को हम लोग देखते हैं। चलिए, स्वदेशी आंदोलन अब इसके बाद शुरू हुआ, ठीक है ना। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन का ही परिणाम था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन और प्लस बहिष्कार आंदोलन, ठीक है ना, ये दोनों जो थे, बहिष्कार आंदोलन ये किसके परिणाम थे, ये परिणाम थे बंगाल विभाजन के। नहीं, ना बंगाल विभाजन होता ना स्वदेशी आंदोलन होता, बंगाल विभाजन के ये परिणाम के रूप में देखे जाते थे। स्वदेशी का मतलब क्या हुआ, देश में बने वस्तुओं का उपयोग, देश में बने वस्तुओं का उपयोग हो। अच्छा, बहिष्कार आंदोलन का मतलब था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो। चलिए, अब इसके बाद देश में क्या क्या हुआ, तो इस दौरान है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, ठीक है ना, इनका जो बहुत ही फेमस, ये समझिए कि ये बहुत ही फेमस ये वाक्य है किसी बंगाली के लिए, अमार सोनार बंगला है ना, का ये रचना की है, ठीक है ना। ये रचना किसके द्वारा हुआ है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी रचना किया गया है, अमार सोनार बंगला। इसके बाद और क्या क्या हुआ, थोड़ा सा और कुछ घटना को देखते हैं जो कि बंगाल विभाजन से संबंधित है। चलिए, तो इसमें हुआ क्या कि इसमें सेकंड बात हुआ कि इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक है ना। जगह जगह धरने प्रदर्शन दिए गए, जगह जगह जनमानस को संबोधित किया गया। और कांग्रेस ने, है ना, अब चूंकि देखिए ये घटना 1905 में थी ना, ये घटना 1905 की थी, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा, लोगों द्वारा तो इस बहिष्कार को, इस विभाजन को, इस विभाजन के बाद बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया लोगों द्वारा। कांग्रेस का क्या रुख था, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। 1905 में, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, कांग्रेस अधिवेशन के गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। और ये बनारस में ये इनका अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। बनारस अधिवेशन था गोपाल कृष्ण गोखले का, ठीक है ना। और इस बनारस अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस ने तो स्वदेशी आंदोलन, आप ऐसे समझिए, स्वदेशी आंदोलन और प्लस बहिष्कार आंदोलन को इन्होंने समर्थित किया, बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया। किसने, कांग्रेस ने। यह बात कांग्रेस की हो रही है, उसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये कांग्रेस अधिवेशन उस समय हुआ कहां था, तो बनारस में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को, है ना, सपोर्ट किया, आप ऐसे समझिए, सरल भाषा में सपोर्ट किया। चलिए, कांग्रेस ने, आईएनसी ने, है ना, आईएनसी ने सपोर्ट किया। लेकिन ये देखिए, ये बात केवल बंगाल तक नहीं थी। ये जो स्वदेशी आंदोलन थी, स्वदेशी आंदोलन पूरे बंगाल से निकल करके ये बाहर आ गई, ठीक है ना। कहां कहां किस किस लोगों ने कहां कहां आंदोलन किया, थोड़ा सा देखते हैं। तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, बहुत ही एक फेमस नाम, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत ही फेमस नाम, गांधी जी के पहले ये सबसे बड़े ये फिगर थे राष्ट्रीय आंदोलन के। तो तिलक ने कमान कहां संभाला, चूंकि महाराष्ट्र के थे, जाहिर सी बात है कि इनका जो क्षेत्र होगा वो मुंबई क्षेत्र होगा, जो आज के डेट में मुंबई है, लेकिन उस समय ये बंबई था। उस समय हम इसको बंबई के रूप में देखेंगे। तो बंबई में, ठीक है ना, और पुणे में इन्होंने कम्बाल संभाला,
ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल के अलावा और कहां कहां हुए, थोड़ा सा इसको देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के अलावा मुंबई और पुणे में हुए और इसका कमान तिलक ने संभाला। दिल्ली में, अच्छा चलिए, दिल्ली में सैयद राजा का जो क्षेत्र था वो दिल्ली क्षेत्र था। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। मद्रास में किन्होंने ये काम किया, स्वदेशी आंदोलन को फैलाने का काम किया? तो चिदम्बरम, ठीक है ना, वहां पर का ये बहुत ही फेमस नाम है चिदम्बरम पिल्लई ने ये मद्रास में स्वदेशी आंदोलन फैलाया। फिर पंजाब और यूपी में किसने फैलाया? पंजाब और यूपी में इन्होंने काम अजीत सिंह, ठीक है ना, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने ये कंबाल संभाली। यानी कि ये बंगाल के आउटसाइड में ये फेमस जगह थे जहां पर स्वदेशी आंदोलन को फैलाया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा सफलता किस चीज को मिला? तो विदेशी माल का बहिष्कार। आप ऐसे समझिए, विदेशी माल का बहिष्कार, ठीक है ना, ये सर्वाधिक सफल ये चीज हुआ, सर्वाधिक सफल हुआ था विदेशी माल का बहिष्कार। ये सर्वाधिक सफल ये एजेंडा था, ठीक है ना, ये विदेशी माल का बहिष्कार। फिर और क्या क्या हुआ? अब चूंकि देखिए हर चीज स्वदेशी होने लगा ना, यानी कि विदेशी चीजों का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। तो अब शिक्षा के लिए स्वदेशी में क्या किया गया, ठीक है ना, शिक्षा के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया, ठीक है ना। इसी समय बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया और इसके प्रचार जो बनाया गया वो अरविंद घोष इसके प्रचार बने, ठीक है ना, अरविंद घोष इसके प्रचार बने। हम आगे देखते हैं और क्या क्या किया गया विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है ना। इसी समय जगदीश चंद्र बसु या बोस, है ना, जगदीश चंद्र बोस, है ना, बहुत फेमस नाम। और प्लस आप मान लेके चलिए प्रफुल्ल चंद्र, है ना, राय ने उल्लेखनीय काम किए, ठीक है ना, ये विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय काम किया। तो बहुत सारी चीज स्वदेशी से संबंधित किए गए। कल कारखाने के बारे में बात करें तो पीसी राय ने, ठीक है ना, बंगाल में केमिकल स्टोर की स्थापना की, बंगाल में केमिकल, ठीक है ना, स्टोर की स्थापना की। ये सब स्वदेशी आंदोलन के तहत किया गया, ठीक है ना, केमिकल स्टोर की स्थापना की। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि देसी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है ना, 1905 में, ठीक है ना, आप ऐसे समझिए 1905 में क्या हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन किया गया, प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन किया गया, सम्मेलन हुआ। और इसके जो अध्यक्ष तो बहुत इंपॉर्टेंट, किसी चीज की अध्यक्षता के बारे में जरूर जानिए, ठीक है ना, रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष बने इसके। तो ये स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन ये 1905 में जो स्टार्ट हुआ, ये धीरे धीरे जाकर के ना 1908 तक ना ये आंदोलन कमजोर पड़ गया। 1908 तक जो है ना ये आंदोलन कमजोर पड़ा। इसके कई कारण थे, आंदोलन कमजोर पड़ा। चलिए इसके क्या कारण थे? तो पहले थे कि तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया, तिलक को 6 साल का सजा दे दिया गया, गिरफ्तार करके 6 साल का सजा मिला। चलिए अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया, अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया, राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया। आप ऐसे समझिए अजीत सिंह जो और भी जो दूसरे जगह के जो राष्ट्रवादी थे, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को ठीक है ना रंगून भेज दिया गया, मतलब जो कि उस समय बर्मा था, ठीक है ना, बर्मा भेज दिया गया गिरफ्तार करके। चलिए तो ये धीरे धीरे ये जो लीडरलेस एक तरह से नेतृत्वहीन ये आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और ये 1908 जाते जाते ये जो आंदोलन है वो एक तरह से समाप्त हो गया।
तो 1900 नेतृत्व हो गया और 1908 तक जाते जाते यह आंदोलन एक तरह से समाप्त हो गया। तो आज का बच्चों हमारा जो वीडियो सेशन इतना ही था। इसमें हम लोगों ने 2 चीज को देखा, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास ब्रीफ में, है ना, किस साल क्या क्या घटित हुए, किन किन लोगों ने इसकी अध्यक्षता की और किस अधिवेशन की क्या खूबियां रही। इसके बाद हम लोगों ने बंगाल विभाजन को देखा। ठीक है, तो आज का हमारा बात इतना ही रहेगा। आपके अपने जो विचार हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले दिनों में आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।